जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में मौत। जी हां, 26/11 के मुंबई हमले का था ये मास्टरमाइंड, भारतीयों का बहाया था इसने खून। बताएंगे कैसे इसकी मौत हुई दोस्तों। वहीं बताएंगे बांग्लादेश ने की प्रत्यर्पण की अपील शेख हसीना पर क्या करने वाला है अब अपना भारत। क्या शेख हसीना को वापस भेज दिया जाएगा या फिर बांग्लादेश को देगा करारा जवाब। तो वहीं दोस्तों अफगानिस्तान ने ले लिया पाकिस्तान से बदला। टीटीपी ने एक मेजर को मार गिराया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गरज रहे हैं धड़ाधड़ लगातार तोपे। जी हां, टेंशन बढ़ चुकी है सीमा लाइन पर। तो वहीं बताएंगे मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद चीन से लेकर अमेरिका तक किसने क्या कहा, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में मौत। 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। हिंदुस्तानियों के खून से इसने हाथ रंगे थे। दोस्तों बताते भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का उप प्रमुख मक्की पाकिस्तान में रह रहा था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मक्की की शुक्रवार को लाहौर में मौत हो गई। जमात उद दावा के मुताबिक मक्की पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहा था और लाहौर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह मक्की को दिल का दौरा पड़ा और वो मौत की नींद सो गया। दोस्तों अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद का चचेरा भाई और साला था। हाफिज सईद के बाद वो समूह का दूसरे नंबर का नेता भी था, यानी कि हाफिज सईद की परछाई माना जाता था ये मक्की। अब इसकी मौत के बाद वाकई में भारत ने राहत की सांस तो जरूर ली होगी। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश ने की प्रत्यर्पण की अपील शेख हसीना पर क्या करेगा भारत। दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये मांग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने की है। इसमें द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि सहित कई बाधाएं हैं। भू राजनीतिक कारकों को देखते हुए भारत ने अपने करीबी सहयोगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक राजनीतिक प्रकृति के अनुरोधों को लागू नहीं किया जा सकता। जानकार लोगों के मुताबिक भारत इस मामले में बहुत सतर्क है। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हसीना को प्रत्यर्पण कराने के लिए दबाव की रणनीति अपना रही है, लेकिन ऐसा कोई भी कदम भारत के पड़ोसी देशों को गलत संदेश देगा। जी हां, हसीना ने भारत के हितों की रक्षा की है, कट्टरपंथियों पर नकेल कसी है और उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसे देखते हुए भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध का सावधानी पूर्वक स्टडी करेगा। इसमें महीनों लग भी सकते हैं। भारत का कहना है कि दलाई लामा सहित मेहमानों को अपने यहाँ रहने देने की पुरानी परंपरा रही है और ये परंपरा लगातार अपना भारत निभा रहा है। दोस्तों ऐसे में हमारा सवाल आपसे यह है कि अगर हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाता है तो उनके साथ क्या क्या होने वाला है, किस हद तक जा सकती है मोहम्मद यूनुस की सरकार। आपके अनुसार क्या होगा दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर टीटीपी ने आखिर ले ही लिया हमले का बदला। एक मेजर पाकिस्तानी मेजर की मौत। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गरज रही है तोपे। दोस्तों बीते कई महीनों से पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों पर पाकिस्तान बेहद सख्त हो गई है। यही वजह है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अचानक अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद टीटीपी ने कसम खाई है कि वो पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब देगा। हुआ भी वही कि टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले का खूनी बदला ले लिया है। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए। इसमें एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके माना है कि टीटीपी की ओर से कई हमले हुए हैं और उसके मेजर रैंक के अधिकारी की उत्तरी वजीरिस्तान में मौत हो गई है। यहाँ तक कि तालिबानी नेता ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी थी, कह दिया था कि पाकिस्तानी कायर है, महिलाओं और बच्चों को मारना मर्दानगी नहीं है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। तो उधर टीटीपी के सरगना नूर ने मुनीर सेना के खिलाफ जंग छेड़ करके कह दिया है कि पाकिस्तान पर हम कब्जा कर लेंगे, वहाँ पर शरिया कानून को लागू करेंगे। इस ताजा वार पलटवार से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, संबंधों को बेहतर बनाया मनमोहन सिंह जी ने। जी हाँ, उनके निधन पर चीन ने जताया ये कहते हुए शोक। बताते चीन ने शुक्रवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा भारत चीन संबंधों के विकास में निभाई गई सकारात्मक भूमिका की प्रशंसा की। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत चीन संबंधों के विकास में अहम योगदान दिया। माओ निंग ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों ने शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक सहयोगी साझेदारी स्थापित की। इसके अलावा भारत चीन
सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक मापदंड और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौता भी हुआ। जी हाँ, वही बता दें, वहीं अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए लिखा कि कैसे मनमोहन सिंह जी के इन सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से बचाया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मृदुभाषी अर्थशास्त्री बताया, जिनकी नीतियों ने गरीबी में जूझ रहे भारत को उभरती हुई शक्ति में बदल दिया। वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर गुस्सा गए थे मनमोहन सिंह जी और भारत करने वाला था आक्रमण। जी हाँ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के हिस्से का एक किस्सा है जिसमें उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर गुस्सा हो गए थे। बात आगे बढ़ती तो भारत को आक्रमण का आदेश भी देने वाले थे। दोस्तों आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को उनके निवास स्थान 3 मोतीलाल नेहरू रोड नई दिल्ली में रखा गया है, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि 28 दिसंबर सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से शमशान भूमि के लिए रवाना होगी। फिलहाल पूर्व पीएम के घर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा, क्योंकि उनकी एक बेटी अमेरिका से आ रही है जिनका इंतजार किया जा रहा है। पूर्व पीएम के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय जीवन पर अपनी छाप छोड़ी और उनके निधन से राष्ट्र के ने एक प्रख्यात राजनेता, जाने माने अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता को खो दिया है। ऐसे में दोस्तों मनमोहन सिंह जी को लेकर आपकी क्या राय है? दोस्तों आप लोग उनको किस प्रकार का नेता के रूप में जानते हैं, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, भारत चीन नहीं इस देश को यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ बनाने की कोशिश में है व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को करीब 3 साल होने को है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देश स्लोवाकिया के मध्यस्थता के प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया इस संघर्ष में शुरुआत से ही तटस्थ की स्थिति अपनाए हुए है। पिछले 3 सालों से जारी इस युद्ध के कारण वैश्विक राजनीति में काफी कुछ बदला है। यूक्रेन और रशिया दोनों अब युद्ध खत्म करके शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि शांति समझौता उनके हिसाब से हो। ऐसे में यूक्रेन किसी अपने साझेदार देश को शांति वार्ता में शामिल करना चाहता है, तो वहीं रशिया भी अपने किसी मित्र देश के द्वारा ही इस शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में रूस ने स्लोवाकिया के शांति प्रस्ताव पर सहमति दिखाते हुए इस कदम को आगे बढ़ाया है। 22 दिसंबर को रशिया पहुंचे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि रूस इस युद्ध का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में वो स्लोवाकिया की मध्यस्थता को लेकर दिए शांति प्रस्ताव पर बात करने के लिए तैयार है। दोस्तों इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने में अपना भारत अहम रोल निभा सकता है। भारत और चाइना इन दोनों में से कोई देश ही इनके बीच में मध्यस्थता करवा सकता है, लेकिन दोस्तों ना भारत ना चाइना। अब स्लोवाकिया का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस पर आपका क्या कथन होगा दोस्तों, वहीं बता दें। जयशंकर जी ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से की मुलाकात, वैश्विक घटनाक्रम पर की चर्चा। जी हां, 6 दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख जैक सुलिवन से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बारे में जयशंकर जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बुधवार वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। जयशंकर जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। तो वहीं आपको बता दें, यमन में हुई भारी बमबारी में बाल बच्चे WHO के प्रमुख टेड्रोस विमान में सवार होते समय हुआ ये हमला। दोस्तों यमन से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गुरुवार को सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हवाई हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एड्रोम घेब्रेयेसस के बाल बचने की खबर सामने आ रही है। वहीं इस मामले में हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत होने का भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाल बचने के बाद WHO प्रमुख टेड्रोस ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया दोस्तों, और कहा कि हमारी टीम यमन में स्वास्थ्य और मानवीय स्थिति का आकलन करने और बंदियों की रिहाई के लिए बातचीत करने का मिशन पूरा कर चुकी थी। हम सना से उड़ान भरने ही वाले थे कि तब हवाई अड्डे पर भारी बमबारी हो गई। आप उनका ये नोट भी देख पा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारे विमान के चालक दल के एक सदस्य को चोट लगी, साथ ही हवाई अड्डे पर 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं बता दें, फिनलैंड ने कब्जे में लिया रूसी जहाज समुद्र के नीचे बिजली की आपूर्ति करने वाली केबल को काटने का
लगा है आरोप। जी हाँ, फिनलैंड के अधिकारियों ने गुरुवार को एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया। आरोप है कि इस तेल टैंकर ने समुद्र के नीचे की महत्वपूर्ण केबलों को नुकसान पहुंचाया है। यह हरकत रशिया का हो सकता है। यह तेल टैंकर उस शैडो बेड़े का हिस्सा हो सकता है जिसे पश्चिम देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी जो हम आपको बता रहे हैं। फिनलैंड की पुलिस ने एक बयान में पुष्टि की है कि उन्होंने ईगल एस नामक टैंकर को अपने जल क्षेत्र में पकड़ लिया। यह जहाज रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के से मिस्र के पोर्ट सईद की ओर जा रहा था। बयान में बताया गया है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह जहाज बुधवार को हुई इस घटना में शामिल था जिसमें फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच समुद्री के नीचे बिजली की आपूर्ति करने वाली एस्ट लिंक 2 केबल को काट दिया गया था। वहीं बता दें, कनाडा के जिस ब्रैम्पटन मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, वहां हुआ खास समारोह, दिया बहुत बड़ा संदेश इन खालिस्तानियों को। जी हां, कनाडा के ग्रेटर टोरंटो इलाके में बुधवार को एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उसी ब्रैम्पटन मंदिर में किया गया जहां पिछले महीने खालिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया था। यह आयोजन गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस के मौके पर किया गया था, जिसका नाम हिंदू सिख एकता कार्यक्रम रखा गया। गौरतलब है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर 3 नवंबर को खालिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया था। हिंसा के दौरान कई लोग घायल हो गए थे और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें क्या बिहार में फिर होने वाला है बड़ा खेला। आरजेडी ने बढ़ाया नीतीश की तरफ दोस्ती का हाथ। जी हाँ, बिहार में सत्ताधारी एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की खबर आ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से सियासी पाला बदल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इन सब के बीच बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने गुरुवार को कहा कि अगर जेडीयू अध्यक्ष सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाजपा के साथ नाता तोड़ने की इच्छा दिखाते हैं तो वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक और बार फिर से गठबंधन करने को तैयार हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया जिले में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में ये टिप्पणी की। आरजेडी विधायक से ये पूछे जाने की क्या जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच कथित तनाव के मद्देनजर उन्हें खेला की संभावना दिखाई देती है, तो उन्होंने कहा बिहार कई राजनीतिक खेलों का गवाह रहा है और भविष्य में ऐसे और भी खेल खेले जा सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या फिर से बिहार में खेला होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही चौंकाने वाली ये बात हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या नीतीश कुमार पर भरोसा हम कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता? देखते हैं दोस्तों भारत की जनता की प्रिय ऑडियंस की क्या राय है, बताना मत भूलिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये थे की सारी बड़ी खबरें, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।